हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने एक वीडियो में अच्छा खासा पढ़ लिया था। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या रोल होते हैं, हमें क्यों जरूरत है और बहुत सारी बातें। अब हम लोग आज पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल। हमने यहाँ वहाँ पर यह पढ़ा था कि नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होती हैं। अगर आप उन्हें फुलफिल कर ले जाते हैं, एक स्टेट पार्टी अगर उसे फुलफिल कर ले जाती है तो अब वो नेशनल लेवल से लड़ सकती है, यानी कि नेशनल पार्टी बन चुकी होती है। तो वो नेशनल पार्टीज बन चुकी होती है, उससे बहुत सारे जो होता है फिर उसमें उन्हें बहुत सारे जो होता है प्रिविलेज दिए जाते हैं ना, बहुत सारे फायदे दिए जाते हैं। जैसे यूनिक सिंबल होता है, गाड़ी मिल जाती है यार, और मिलिट्री यानी कि फोर्स मिल जाती है अच्छी खासी ना, वो तो फिर जो होता है अच्छे खासे जो होते हैं अपार्टमेंट भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखा था पिछले वीडियो में, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, वो क्वेश्चन था। और पॉलिटिकल पार्टी के इंपॉर्टेंस क्या है और कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए उसे क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है, तीनों टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि पॉलिटिकल पार्टी से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और उसमें भी बेटा 3-4 पॉलिटिकल पार्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं। 7-8 करीब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से 3 से 4 पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। और जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बीजेपी है, एकदम लास्ट में पढ़ाऊंगा जो है बीएसपी, वो भी इंपॉर्टेंट रखती है। फिर आपके कांग्रेस इंपॉर्टेंट रखती है। फिर जो है आपका ममता बनर्जी की जो होता है एआईटीसी जो होता है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये चारों पार्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। ऐसे तो अभी हमें बहुत पढ़ना है, बट 7-8 में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, क्योंकि 3 नंबर से 5 नंबर तक पूछता है। वैसे 3 नंबर में ही पूछेगा, अगर कभी 5 नंबर में पूछ लेता है तो इतने डिटेल्स काफ़ी होते हैं 5 नंबर के लिए भी। तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, हमें कुछ ही चीज़ों पर ध्यान रखना है। जैसे हमने पढ़ लिया सबसे पहले तो वो कब बनी थी, उसके बाद जो होता है उसके कुछ बेस मेंबर्स कौन बनाए थे, और उसकी आइडियोलॉजी क्या है, फिर उनकी रूलिंग एज या उनके बारे में कुछ और बातें। इस तरीके से हमें जो होता है हर चीज़ों को लेकर चलना है, ताकि हर पार्टी में हमें याद रहे कि जैसे ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके वो कब बनी थी, सबसे पहले ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात हम ये कर लेंगे कि जो होता है अगर वो बनी थी तो कौन बनाया था ना, वो फाउंडर कौन है, द बेस मेंबर कौन है ना, वो देख लेंगे। उसके बाद उसका सिंबल क्या है वो देख लेंगे। उसके बाद जो है वो आइडियोलॉजीज क्या हैं वो देख लेंगे। फिर रूलिंग एज देख लेते हैं, या फिर उनके बारे में इस तरीके से कुछ और बातें देख लेंगे। तो इतनी चीजें याद भी रहेंगे में, वरना अगर हम इसमें कुछ और आइडियोलॉजीज पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ और पढ़े, अगले वाले में कुछ और पढ़े, तो ऐसे बहुत होता ना। पार्टीज के बारे में उतने दिन से रूल कर रही हैं, उतने दिन से बनी हुई हैं, तो बहुत कुछ हो गया होगा उनके बारे में। तो सब पढ़ेंगे तो फिर जो होता है हम डिस्टर्ब हो जाएंगे खुद की, क्या उसमें लिखा गया था, क्या उसमें पढ़ा गया था, दिक्कत हो जाएगी। हमें सिर्फ और सिर्फ जो होता है एक पैटर्न को लेके चलना है, ताकि हर पार्टीज में हम वही पैटर्न याद रखें कि इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, तो अभी इनमें क्या क्या था, तो बस वही याद रखेंगे तो हमें हमारा भी काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, याद करने में आसानी होगी। देख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म है बीजेपी। हर एक पार्टी का शॉर्ट फॉर्म रहेगा ना, जैसे जो होता है इसका होता है बीजेपी। बीजेपी जो होता है एक शॉर्ट फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसके सबसे पहले सिंबल की बात कर लेंगे। इसका सिंबल बेटा है लोटस। जानते ही आप लोग, रोज नहीं है, लोटस है। अब ऐसा मत कहना कि रोज है, तो रोज मतलब जो होता है दिक्कत हो जाएगी ना। तो इनके पार्टी का सिंबल है लोटस ना। भारतीय जनता पार्टी का जो होता है बीजेपी का जो सिंबल है वो है लोटस। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का हमने समझ लिया कि सिंबल क्या है। अब हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी बनी किससे। भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है वो किस पार्टी से बनी है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ एक पार्टी थी। भारतीय जनसंघ 1951 में भारतीय जनसंघ करके एक पार्टी बनी थी। उस पार्टी में फिर चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो होता है यहां से जो है यहां से एक पार्टी टूट जाती है, और टूटती है वहीं से बनती है भारतीय जनता पार्टी, और ये 1980 में बनती है। ठीक है, तो जैसे मतलब अब दो लोग, अब बहुत सारे लोग घर में रह रहे हैं, तो क्या होता है कि अगर जो होता है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है तो अलग अलग हो जाते हैं ना। बस उसी तरीके से ये पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी 1951 में बनी थी, 1951 में। ठीक है, उसके बाद ये चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, रन कर रही थी। क्या होता, कभी रूलिंग में नहीं आई थी। रन करने का मतलब खाली थी पार्टी, मतलब कभी पीएम लेवल तक नहीं आई थी, वो सीएम लेवल तक रही हो अलग बात है, बट कभी पीएम लेवल तक नहीं थी। 1977 में सबसे पहले बार ये पार्टी रूलिंग में आई थी, और उसी में हुआ फिर जो होता है कि जब पहली बार रूलिंग में आई तो कुछ अलग चलाए होगा, जिससे भारतीय जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी वाले थे, मतलब कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्हें ये पसंद नहीं आया। जैसे भारतीय जनसंघ के जो कुछ मेंबर थे उन्हें वो पसंद नहीं आया कि ये कैसे रूल कर रही है, कैसे चला रही भारत को, उन्हें नहीं पसंद आया। 1977 में सबसे पहली बार बेटा ये रूलिंग में आई थी, और 1980 में देखो ये भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो इसका मतलब ये हमें यहाँ समझ में आता है कि भारतीय जनसंघ जब 1951 में बनी थी तब सबसे पहली बार ये रूल में आई थी पीएम लेवल पे। वो कब आई थी, 1977 में आई थी। 1977 में जब सबसे पहली बार ये आई तो ये बहुत बढ़िया काम नहीं की होगी, मतलब कुछ मेंबर जो थे ये, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्हें पसंद नहीं आया जो ये पार्टी है ये कैसे चल रही है, कैसे चला रही। तो इन्होंने क्या किया, 1980 में एक यहां से तोड़ के, मतलब ये दोनों लोग जो होता है तोड़ के और एक नई पार्टी बना ली, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी, क्यों बनी, आपको समझ में आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनसंघ से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी जो होता है टूट के बनी है और 1980 में बनी है। और उसके जो होता है फाउंडर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडर थे। और पंडित दीनदयाल के जो होता है निगरानी में पार्टी बनी है, यानी कि पंडित दीनदयाल अपने आप में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे जो होता है ना, अगर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो पूरे क्लास वाले जो होता है उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, बट एक किसी को जो होता है वहां मेंबर बना दिया जाता है कि भाई तू जो जिम्मेदारी ले ले। तो वही है कि जो फाउंडर थे, मतलब जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो होता है, ये जो आइडियोलॉजीज आप देखते हैं, ये इन्हें दोनों की आइडियोलॉजीज है। ऐसा नहीं है सिर्फ अकेले जो होता है अटल बिहारी वाजपेयी का। यहाँ पंडित दीनदयाल ने बहुत सारी आइडियोलॉजीज जो दी है कि मतलब कि हम जो अपने बीजेपी को, जो अगर बीजेपी रूलिंग में आएगी तो हम इंडिया को इस दिशा में लेके जाएंगे, वो सारी बातें जो है अपने पंडित दीनदयाल ने बताई है। आज भी पार्टी जो होता है, बीजेपी की जो पार्टी है, वो पंडित दीनदयाल के ही आइडियोलॉजीज पे चलती है। पंडित दीनदयाल का ही ये आइडियोलॉजीज थी कि हम मॉडर्न इंडिया पे काम करें। आज जो मॉडर्न इंडिया पे काम हो रहा है वो पंडित दीनदयाल की ही एक आइडियोलॉजी थी। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल जो है और अटल बिहारी वाजपेयी, दो लोग का आपको नाम याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी जो होता है ये फाउंडर थे, ये बेस मेंबर थे। और उसके बाद हम समझ लेते हैं हम इनकी आइडियोलॉजीज के बारे में। आइडियोलॉजीज क्या थी? देखिए, इनकी आइडियोलॉजीज, इनका मानना है कि हम जो है एंशिएंट कल्चर, यानी कि हिंदुत्व, बेटा यहां से यहां कनेक्ट करो, ये एंशिएंट कल्चर को प्रमोट करते हैं। जैसे पुराने जो कल्चर थे कि भारत सबसे पहले कैसा था, वो उन चीजों को प्रमोट करते हैं। उनका पहले भारत जो होता है वो हिंदुत्व, मतलब हिंदुत्व का मतलब आप समझिए, हिंदू और हिंदुत्व में अंतर होता है। हिंदू का मतलब एक रिलीजन हो गया ना, एक धर्म हो गया, और हिंदुत्व का मतलब होता है एक जीवन जीने की शैली। हिंदुत्व का मतलब होता है जैसे हिंदू लोग जीते थे उसे कहा जाता है हिंदुत्व। हिंदुत्व का मतलब एक जीवन जीने की शैली होती है। तो जैसे हिंदू जीते थे वैसे जो होता है उसे ही हिंदुत्व कहा जाता है। तो पहले जैसे हिंदू जीते थे, जैसे अगर आप चले जाएं महाभारत और रामायण के टाइम में, तो उस समय जैसे हिंदू लोग जीते थे उस चीज को ये लोग प्रमोट करते हैं, यानी कि एंशिएंट कल्चर, हिंदुत्व को प्रमोट करेंगे ये लोग कि भैया हम चाहते हैं कि हर कोई हिंदुत्व की तरह जी, मतलब जैसे हिंदू जीते थे पहले, जैसे रहते थे, उनका धर्म, उनका मतलब वो सारी चीजें वो ऐसे ही जिए ताकि मतलब उन्हें अच्छा लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को ये हिंदुत्व बहुत अच्छा लगता है। अगर बाकी और कास्ट के जो होता है कि जीवन शैली देखी जाए तो उन्हें उतनी बढ़िया नहीं लगी हिंदुत्व के अलावा। तो हिंदुत्व को उन्होंने कहा कि हम अगर पार्टी में आएंगे तो हम हिंदुत्व को प्रमोट करेंगे। पहली चीज, एंशिएंट कल्चर को प्रमोट करेंगे या हिंदुत्व को प्रमोट करेंगे, पहली बात हो गई। उसके बाद ये जो है ह्यूमनिज्म पे काम करते हैं। ह्यूमनिज्म क्या होता है? ह्यूमनिज्म का मतलब ये होता है कि ह्यूमन इज अ कोर मेंबर। ये ऐसा होता है जिसे कुछ पार्टी होती है ना, वो कहती है हम इकोनॉमी पे काम करेंगे, इकोनॉमी पे। इसका मतलब उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो देश को पैसे के दृष्टिकोण से अमीर बनाएंगे। तो ये इनका रहता है। लेकिन इनका कहना है कि हम ह्यूमनिज्म में काम करेंगे। ह्यूमनिज्म का मतलब हमारे लिए हमेशा जो ह्यूमन है वो बेस मेंबर होगा, वो कोर मेंबर होगा। अगर एक पल के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन रहे कि अगर आपको पैसा देखना है या फिर जो होता है अपने लोगों को देखना, तो इनका कहना है कि हम अपने लोगों को देखेंगे, ह्यूमंस को देखेंगे। अच्छा, कुछ पार्टीज रहेंगी वो कहेंगे हम जो होता है कंट्री के डेवलपमेंट पे काम करेंगे। इसका मतलब जो है वो कंट्री के डेवलपमेंट पे काम करेंगे। अगर एक पल के लिए कोई ऐसा समय आता है जहां पर और जो होता है इकोनॉमी को देखना है, तो कुछ ह्यूमंस के लिए वो इकोनॉमी को अपना डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो इकोनॉमी पे ध्यान देते रहेंगे ताकि कंट्री को डेवलप कर पाए। बट इनका कहना है नहीं, हम ह्यूमनिज्म पे काम करेंगे। हम ह्यूमंस को जो होता है ह्यूमंस के लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे कुछ भी हो। तो ये इनका कहना है कि हम ह्यूमनिज्म को प्रमोट करेंगे। ह्यूमनिज्म का मतलब ह्यूमन इज द कोर मेंबर जो होता है देन एनी अदर जो होता है, कोई भी हो उससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण रखेगा इनके लिए। ठीक है, उसके बाद ये अंत्योदय पे काम करते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अंत्योदय क्या है? अंत्योदय में मतलब ये होता है, देखो ये अंतो का मतलब होता है अंतिम बेटा ना, अंतो का मतलब होता है अंतिम, और दया का मतलब होता है स्कीम्स। इनसे दया का मतलब है स्कीम, ये अंतो का मतलब होता है, अंतो का मतलब होता है अंतिम, मतलब इनकी जो स्कीम्स चलेगी बेटा ना। दया का मतलब कोई दया जैसे स्कीम है, अब दया उन्होंने पहले कहा था, अब स्कीम है ना। तो दया का मतलब अगर कोई स्कीम चल रही है तो लास्ट पर्सन तक, अंतिम पर्सन तक पहुंचेगी, लास्ट पर्सन तक मेरी स्कीम पहुंचेगी। इसी को अंत्योदय कहा गया था। अंत्योदय का मतलब अगर मैं कोई भी स्कीम चला रहा हूं तो वो लास्ट पर्सन तक चलेगी, चाहे वो पर्सन मतलब लास्ट पर्सन का मतलब हर एक के पास पहुंचेगी मेरी स्कीम्स। तो इसी पे आज ये लोग काम भी कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया, इसी का कंसेप्ट है मॉडर्न इंडिया बेटा। कि अगर जो होता है हम मॉडर्न इंडिया बना ले जाएंगे तो डिजिटल इंडिया जब कर ले जाएंगे, हर एक फील्ड में डिजिटल कर देंगे, तो डिजिटल की वजह से हम लोग अपनी कोई भी स्कीम जब चलाएंगे तो हर किसी के पास तक पहुंचा पाएंगे। जो बीच में जो है करप्शन होता है, करप्शन को खत्म कर देंगे और अंत्योदय की स्कीम के थ्रू हम लोग एकदम लास्ट पर्सन तक पहुंचा देंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 370 को हटाने की बात इनके जो है आइडियोलॉजीज में थी।
थी और उन्होंने ये कर दिखाया कि इन्होंने जो था इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करवा दिया। तो ये इतनी इनकी बेटा जो था आइडियोलॉजीज थी जिसपे इन्होंने कहा कि हम काम करेंगे, और इस पे से आपको एक देखने को मिला ये। उसके बाद जो है हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, ये भी देखने को मिला है, और आपको ह्यूमनिज्म भी देखने को मिला है, और आपको अंत्योदया तो एकदम देखने को मिल रहा है। डिजिटल इंडिया पे एकदम पूरा भरपूर काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो था इसका कोलिजन बना देख लेते हैं। इसका कोलिजन है बेटा एनडीए। जैसे देखिए बीजेपी जो है ये अकेले जो होता नहीं होती। जैसे बीजेपी का मतलब हमें जितने मेंबर्स दिखते हैं भाजपा के ना, वो भाजपा के मेंबर तो है ही बेटा, भाजपा के मेंबर है, प्लस बहुत सारे मेंबर्स जो होता है इनके पीछे भी रहते हैं जो इनको फंडिंग देते हैं। बहुत सारे अमीर अमीर लोग जो होता है वो बीजेपी को ज्वाइन करके रखे हैं, वो इन्हें फंडिंग देते हैं, तो वो भी जो होता है इनके मेंबर हो जाते हैं, और इन्हीं सबको मिला के कहा जाता है एक कोलिजन। इसी को कहा जाता है कोलिजन। तो एनडीए इज द कोलिजन ऑफ बीजेपी। अच्छा, बहुत सारी पार्टीज ऐसी है जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, मतलब ऐसा होता है वो लोग कहती है कि हम चाहे 1 सीट से जीते, चाहे 2 सीट से जीते, चाहे 4 सीट से जीते, लेकिन हमारा जो है हम जितनी भी सीटें जीतेंगे वो आपके साथ जो होता है हमारा कोलिजन रहेगा, पहले से ही कोलिजन रहेगा। तो इन्हीं सबको मिला के कहा जाता है कोलिजन जो होता है, और उस कोलिजन का नाम इन्होंने रखा है एनडीए। तो एनडीए जो होता है कोलिजन ऑफ बीजेपी, एनडीए इज द कोलिजन ऑफ बीजेपी। आपको ये समझ में आ गया। इनकी रूलिंग एज की बात कर लेते हैं। ये कब से कब तक रूल किए थे? 1980 में बनाई गई थी ये पार्टी, और 1998 से 2004 के बीच में सबसे पहली बार ये पार्टी रूलिंग में आई थी। उसका 2004 के बाद फिर जो है अपने कांग्रेस आई थी, और ये 2014 से अभी तक जो है फिर उसके बाद पार्टी में अभी चल रही है, और ये मेजोरिटी से निकली थी 2014 में। 1998 से 2004 तक जो ये निकली थी वो कोलिजन के थ्रू निकली थी, जिसे एनडीए जो होता है एनडीए कोलिजन के थ्रू निकली थी ना, वही सब कोलिजन निकली थी, और उसी समय इसे एनडीए का नाम गया था। और फिर 2014 से लेके जो है ये अभी तक जो है ये रूल कर रही है, अभी तक रूल कर रही है, और 2014 में पूरी फुल मेजॉरिटी के साथ निकली थी। इतनी बातें हो गई बीजेपी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आईएनसी की। दूसरी पार्टी हमारी जो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल क्या है? सबसे पहले इसका सिंबल जो होता है बेटा हैंड है ना, वही हाथ का पंजा जो होता है इसे कहा जाता है, यानी कि पाम एंड फिंगर। पाम एंड फिंगर जो होता है ये हाथ का 2 पार्ट जो होता है, पाम एंड फिंगर, यही जो होता है इनका सिंबल है ना। अब जो होता है आपको समझ में आ गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल क्या है। सबसे पहली बात सिंबल जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अब समझते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये किससे बनी थी, मतलब टूट के बनी थी या सिर्फ और सिर्फ जो होता है खुद बनी थी। तो ये टूट के नहीं बनी थी बेटा, ये सबसे पहली पार्टी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है। सबसे पहले तो नहीं बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है जो कि अभी तक चल रही है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में बनाई गई थी। 1885 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनी थी, ठीक है। और ये जो होता बनी थी तो किसके द्वारा बनी थी? ए यू ह्यूम के द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ए ओ ह्यूम ना, ए यू आता है तो कोई बात नहीं, ए ओ ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के तो फाउंडर कौन हो जाएंगे? ए ओ ह्यूम। और ए ओ ह्यूम के बारे में एक अच्छी बात, ये एक इंग्लिशमैन थे ना, यानी कि इंग्लिशमैन का मतलब इंग्लिश वाला वो नहीं, इंग्लिशमैन का मतलब ये इंग्लैंड से थे ना, मतलब ये इंग्लैंड ब्रिटिश के जो होता है एक मेंबर थे। तो ए ओ ह्यूम के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये इनके फाउंडर हो गए 1885 में बनाई गई थी। दादा भाई नौरोजी जो कि एक इंडियन है, दादा भाई नौरोजी ये बेस मेंबर है, मतलब इन्हीं के द्वारा आइडियोलॉजीज दी गई थी कि हम इस तरीके से भारत को ले जाना चाहते हैं, तो उसी पे अब सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बात और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये ओल्डेस्ट रनिंग पार्टी है बेटा, ओल्डेस्ट रनिंग पार्टी है। देखिए ओल्डेस्ट पार्टी तो नहीं कह सकते, इससे पहले भी पार्टी बनी रही होगी, बट ये ओल्डेस्ट रनिंग पार्टी तब से बनी है और अभी तक जो होता है रूल में है, तो ये ओल्डेस्ट रनिंग पार्टी हो जाती है। और बाकी सारी पार्टी इससे पहले की जो बनी थी वो अभी रनिंग में नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। ओल्डेस्ट रनिंग पार्टी है। दादा भाई नौरोजी इसके बेस मेंबर थे, ए ओ ह्यूम के द्वारा ये बनाई गई थी, फाउंडर थे। कब बनाई गई थी? 1885 में बनाई गई थी। इसका सिंबल जो होता है वही पाम एंड फिंगर या हैंड है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अब इसके आइडियोलॉजीज के बारे में। इनकी आइडियोलॉजीज क्या है? ये सेकुलरिज्म पे काम करते हैं, सेकुलरिज्म पे काम करते हैं, मॉडर्न इंडिया पे, डेमोक्रेसी पे और सोशल लाइबरलिज्म पे। तो सेकुलरिज्म सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेकुलरिज्म क्या होता है। तो सेकुलरिज्म जो होता है ये बेटा ऐसा होता है कि सेकुलर नहीं होने देंगे, मतलब सेकुलर भारत रखेंगे। कि जो धर्म है इसमें ऐसा होता है कि जो धर्म है सेकुलर भारत का मतलब ये बेटा होता है, बहुत सारे लोगों के आपने मुंह से सुना होगा कि वो कहते हैं कि सेकुलर भारत पे काम करेंगे, सेकुलर भारत बनाएंगे, सेकुलर भारत। तो सेकुलर भारत का मतलब क्या होता है? सेकुलर भारत का होता है मतलब ये होता है कि हम धर्म का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे किसी भी चीज पे। जहां हम धर्म का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे किसी चीज को, तो वहां पर वो कहलाता है सेकुलर ना। जैसे हम कहते हैं कि आपका गांव बड़ा सेकुलर है, इसका मतलब आपका शहर बड़ा सेकुलर है, आपका टाउन, आपकी जो कॉलोनी है बड़ी सेकुलर है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब वहां पर धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। सेकुलर का मतलब ये होता है कि जहां पर धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं, जैसे धर्म के नाम पे अगर वो धर्म के जो धर्म है वो एजुकेशन पे ना पड़े, धर्म पॉलिटिक्स पे ना पड़े ना, धर्म कभी भी आपका किसी भी क्षेत्र में ना पड़े, तो उसी को कहा जाता है सेकुलर। तो ये सेकुलर भारत पे कहते हैं कि हम काम करेंगे। देखो बेटा कहते हैं, करेंगे नहीं करेंगे, कितना करते हैं वो हमें नहीं पता, हम लोग आइडियोलॉजीज जानते हैं। अच्छा तब ये आपको सर आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है कि सर जो होता है जब ये करते नहीं तो आइडियोलॉजीज कैसे आपको पता चल रही है?
देखो, जब भी कोई अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहता है, जैसे नेशनल, एक स्टेट पार्टी जब नेशनल पार्टी बनने की भी क्राइटेरिया हम पीछे पढ़ के आए थे अगली वीडियो में, तो जब स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी बनने जाती है उस समय वो अपनी आइडियोलॉजीज को ले जाती है, देती है कि भैया मैं ये आइडियोलॉजीज, मैं इस आइडियोलॉजीज पे काम करूंगी, तो वो लोगों को जो आपकी जो होता है इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन सबको बताता है भैया इनकी आइडियोलॉजीज देखिए ये है, ठीक है। अब वो आइडियोलॉजी सब लोग देख सकते हैं, ये आइडियोलॉजीज देंगे तो ये आइडियोलॉजीज देख सकते हैं, और उसके बाद जो है इसी पे हम इसी के बेसिस पे वोट देते हैं भैया कौन कितना भारत को किस तरीके से ले जाना चाहता है, तब हम इसे वोट देंगे कि भैया जो होता है ये बढ़िया काम करेगा, ये इस तरीके से को ले जाना चाहता हूं, मुझे इस तरीके के आदमी की डिमांड है, तो इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकुलरिज्म का मतलब समझ में आ गया कि सेकुलरिज्म सेकुलर इंडिया पे काम कर रहे हैं, मतलब धर्म का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे किस पे आपके एजुकेशन पे, पॉलिटिक्स पे या फिर अदर किसी भी फील्ड में। मॉडर्न इंडिया पे काम करेंगे, कितना काम किए वो तो भगवान जानते हैं और आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, मॉडर्न इंडिया पे काम करेंगे। इनका है प्रमोट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। फिर सोशल लाइबरलिज्म, सोशल लाइबरलिज्म का मतलब ये होता है कि सामाजिक जो होता है, जो समाज में असमानता उसे समानता रखेंगे। सोशल लाइबरलिज्म का मतलब होता है कि समाज का, लाइबरलिज्म का मतलब होता है समानता बेटा, जब समाज में जो असमानताएं हैं उसे जो होता है हम समान रखेंगे, जैसे सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए ना, कोई कम, कोई ऊंचा है, कोई ऊंची जात का उसे ज्यादा मिल रहा है, कोई नीची जात का उसे कम मिल रहा है, ऐसा होता था पहले, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि हम सोशल लाइबरलिज्म पे काम करेंगे, यानी कि समाज में जो असमानताएं हैं उसे समानता उसमें लाएंगे, सबको जो होता है समान रूप से हर एक चीज दी जाएंगी गवर्नमेंट की स्कीम्स में ना। तो ये इतनी बातें इनकी आइडियोलॉजीज हो गई। अब इनकी रूलिंग पार्टी की बात कर लेते हैं, तो 1947 से लेकर 1977 तक 30 साल तक, कितने 30 साल तक, यानी कि 3 डिकेड बेटा, 3 डिकेड का मतलब 3 दशक ना, तो 3 डिकेड तक ये लोग जो होता है कंटिन्यूअस रूल किए हैं, 3 डिकेड तक कंटिन्यूअस रूल किए हैं। और ये जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जब जो है अपने प्राइम मिनिस्टर थे, तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में 1947 से लेकर 1977 तक, आजादी के बाद 1977 तक 30 साल तक जो है बिना ब्रेक के ये पार्टी रूल की हुई है इंडिया में। उसके बाद जो है ये ब्रेक हुआ था 1977 के बाद भारतीय जनसंघ के द्वारा। उसके बाद 1980 में फिर से रूलिंग में आई, 1980 से 1998 तक राजीव गांधी जो होता है टाइम जिसे कहा जाता है, राजीव गांधी का टाइम चला, 1998 तक ये पार्टी फिर रूल की। 1998 में फिर बीजेपी आई थी, अभी आपको पता है बीजेपी, उसका 2004 तक चली थी, तो 2004 से लेकर 2014 तक फिर इंदिरा गांधी, यानी कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी की निगरानी में फिर ये पार्टी रूल की हुई है, ठीक है। इंदिरा गांधी इसे नाम देखने को मिलता है, राहुल गांधी तो हमें एक पर्दे पे दिखाई देने वाले इंसान है, बट उनका कभी नाम नहीं है। आप कभी भी पार्टी में उठा के नाम देखेंगे तो उनका कोई खास वैल्यू नहीं है उनकी, ठीक है। पार्टी में मतलब वैल्यू तो बहुत है, उन्हें वही पूरी पार्टी चला रहे हैं, बट उनका कहीं नाम नहीं, ऐसा नहीं कि वही प्राइम मिनिस्टर है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, वो कहीं भी जो होता है आगे आके नहीं दिखने वाले इंसान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के एक तरीके से फेस हैं, बाकी जो है वो पार्टी में कहीं अपना मेन रोल नहीं निभा रहे हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी का हम इसलिए कहते हैं कि इंदिरा गांधी के जो होता है निगरानी में, इंदिरा गांधी इनकी प्राइम मिनिस्टर थी, तो 2004 से लेकर 2014 तक इंदिरा गांधी के टाइम में ये रूल हुआ है। तो इतनी बातें हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं अगली पार्टी। अब हम लोग समझ लेते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में। हमारी अगली पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो होता है AITC जिसे कहा जाता है, और इसी को जो होता है बेटा तृणमूल कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तृणमूल कांग्रेस, TMC, ठीक है। टी से तृणमूल, इतना है तृण, और M से है मूल, और C से कांग्रेस, TMC, जिसे TMC के नाम से भी जाना जाता है, तृणमूल कांग्रेस। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पूरा नाम है, जिसका जो होता है शॉर्ट फॉर्म है AITC। तो ये सबसे पहले बार, ये भी पार्टी किसी से टूट के नहीं बनी है, खुद से बनी है, और ये पार्टी बनी है बेटा 1998 में। और इसके फाउंडर कौन है बेटा? इसके फाउंडर हैं ममता बनर्जी जो अभी भी रूलिंग पार्टी में हैं। तो ममता बनर्जी जो है वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की फाउंडर हैं, और 1998 1998 में ये पार्टी सबसे पहली बार बनी थी। उसके बाद ये जो होता है, ये कब 1998 में बनी, तो ये एक क्षेत्र से बनी होगी ना, अब ये क्षेत्र से बनी थी तो स्टेट पार्टी बनी होगी, स्टेट पार्टी के बाद नेशनल पार्टी बनी होगी। तो ये नेशनल पार्टी कब बनी? नेशनल पार्टी बनी 2016 के इलेक्शन में। 2016 के इलेक्शन में ये नेशनल पार्टी बन चुकी थी, ठीक है। तो जो था अभी देखेंगे 2016 के टाइम में ये नेशनल पार्टी बन चुकी थी। तो इतनी बातें हो गई। उसके बाद इसके आइडियोलॉजीज की बात करते हैं। तो आइडियोलॉजी इसकी दो है, एक सेकुलरिज्म और एक फेडरलिज्म। सेकुलरिज्म में आपको समझा दिया कि धर्म का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। अब वो पढ़ने दें, कितना पढ़ने दे रहे हैं, कितना नहीं पढ़ने दे रहे हैं, वो सब जानते हैं, बट ठीक है, इनका आइडियोलॉजीज है कि हम धर्म का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। फिर फेडरलिज्म की बात करते हैं लोग कि हम फेडरलिज्म रखेंगे। फेडरलिज्म का मतलब यह है कि स्टेट और सेंटर के बीच में एक जो बेस्ट रिलेशन होता है, जिसकी वजह से स्टेट फ्रीली काम कर पाता है, सेंटर के दबाव में नहीं रहता, उसी को कहा जाता है फेडरलिज्म। बेटा फेडरलिज्म का मतलब होता है स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशन है, वहां कभी भी जो होता है स्टेट फ्रीली काम करे। स्टेट जो है वो कोई भी स्टेट हो वो फ्रीली काम करे, सेंटर के दबाव में ना काम करे। तो इनका यही कहना है कि हम फेडरलिज्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे, और फेडरलिज्म में प्रमोट करेंगे तो डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो सेकुलरिज्म पे काम करती है, फेडरलिज्म पे काम करती है। इनका सिंबल क्या है? इनका सिंबल है बेटा ग्रास एंड फ्लावर्स होता है, और फ्लावर्स, दो फ्लावर्स बनाने हैं आपको। इस तरीके से छोटे छोटे ग्रास आप दिखा देंगे, और फिर यहां से इस तरीके से एक फ्लावर,
और इसके बाद जो होता है यहीं से आप एक फ्लावर और दिखा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ग्रास एंड 2 फ्लावर्स जो होता है इनके सिंबल हो जाएंगे, तो ये इनका सिंबल हो जाएगा। उसके बाद और इनके बाद बात करते हैं, ये इनकी रूलिंग की बात करते हैं, रूलिंग कब से कब तक की है और कहाँ कहाँ की है, ठीक है। तो रूलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली बार ये 2011 में वेस्ट बंगाल में जो होता है जब स्टेट इलेक्शन हुआ था, तो स्टेट इलेक्शन में ये 2011 में सबसे पहली बार ये आई थी, ठीक है। 2011 में आई थी। उसके बाद 2011 के बाद ये 2014 में बेटा 2014 में ये जो है 34 सीटों से जो होता है वेस्ट बंगाल में जीती थी। 42 सीटें हैं टोटल जो होता है वेस्ट बंगाल में, कितनी सीटें हैं? 42 सीटें हैं। 42 सीटें हैं टोटल वेस्ट बंगाल में, तो 42 में से 34 सीटें अकेले निकाल ली थी लोकसभा जो होता है, लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था, तो लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो 42 सीटों में से 34 सीटें अकेले वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने निकाला था। कब निकाला था? 2014 में। ये आपको देखिए याद रखना, डेट सब इंपॉर्टेंट है। ये पार्टी इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे मैंने कहा था 4 पार्टी का नाम बताया था, तो ये तीसरी पार्टी है बेटा, ये तीसरी पार्टी है, तो तीसरी पार्टी है तो इंपॉर्टेंट है। अभी कांग्रेस भी इंपॉर्टेंट थी, बीजेपी इंपॉर्टेंट थी और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है लाइन से, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2011 में सबसे पहली बार वेस्ट बंगाल में स्टेट इलेक्शन जीती थी और सबसे पहली बार रूलिंग में आई थी 2011 में, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 2014 में। 2014 में ये 34 सीटें निकाली थी, 42 सीटें वेस्ट बंगाल में है, उसमें से 34 सीटें अकेले निकाली थी और 4th लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी लोकसभा, मतलब आपका जो सेंट्रल लेवल का स्टेट हुआ था, ये इलेक्शन हुआ था सेंट्रल लेवल के इलेक्शन में 4थे नंबर पे आ चुकी थी। 4थे नंबर पे सिर्फ अकेले वेस्ट बंगाल से इतनी सीटें जीत गई थी कि ये पूरे लोकसभा में 4थे नंबर पे आ गई थी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं 2019 का इलेक्शन हुआ। 2019 के इलेक्शन में ये 5th लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। यही बेटा जब ये 2014 में जीती थी तब इन्हें 2016 में नेशनल पार्टी के नाम से रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, ठीक है। अब इतना जीत गया कोई तो नेशनल पार्टी तो बन ही जाएगा। अब बात करते हैं 2019 के बारे में। 2019 में ये 5th लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी, 5वीं लार्जेस्ट पार्टी बनी थी बाय विनिंग जो था 42 लोकसभा सीट। अब की बार कम है, अगली बार ज्यादा थी। यहाँ पर 2014 में इन्होंने 34 सीटें जीती थी और उसके 2019 में इन्होंने 22 सीटें ही जीती हैं लोकसभा की, फिर भी 5th लार्जेस्ट पार्टी थी। और अगर आप डेटा देखेंगे तो 5th लार्जेस्ट पार्टी जो होता है ये थी और 22 सीटें जो जीती थी आपकी महाराष्ट्र से शिवसेना, तो दोनों की दोनों वो 6th नंबर पे इसलिए चली थी क्योंकि उसका वोट थोड़ा कम था, बट फिर भी वो भी जो होता है 22 सीटें ही जीती थी। वोट कम था तो इसलिए इन्हें 5th दे दिया गया, उसे 6th दिया गया, ठीक है। अब इनकी वर्किंग फील्ड की बात करते हैं। इनकी वर्किंग फील्ड कहाँ है? आप वेस्ट बंगाल एक जानते ही हैं, वेस्ट बंगाल। अच्छा, जो जब कोई भी मैंने अभी आपको नेशनल पार्टी बनने के लिए मैंने आपको बताया था कम से कम या तो वो किसी जो है 4 स्टेट से अपना 6% वोट लेके आए, या तो पूरे जो होता है लोकसभा का 6% वोट लाए। तो इन्होंने कहा कि हम तो 4 स्टेट से लाएंगे, तो 4 स्टेट में इनका अच्छा खासा दबदबा रहा होगा ना। तो 4 स्टेट में कौन सा था? सबसे पहले वेस्ट बंगाल है बेटा, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर वेस्ट बंगाल है सबसे पहले, तो वेस्ट बंगाल तो है ही। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद असम है, असम के बाद इनका मणिपुर है, मणिपुर के बाद त्रिपुरा है। तो इतने स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 स्टेट्स हैं। यहाँ पर असम अभी बाद में जुड़ा हुआ है, असम में भी अपनी पार्टी फैला रही है, बट शुरू में क्या था? वेस्ट बंगाल था, फिर आंध्र प्रदेश था, फिर मणिपुर था, फिर त्रिपुरा था। अभी असम में भी अपनी पार्टी इसको स्प्रेड कर रही है। तो ये इनकी वर्किंग फील्ड हो जाती है, वर्किंग फील्ड आप लिख लीजिएगा। इसके बाद जो होता है हम देख लेते हैं अपनी अगली पार्टी के बारे में। तो हमारी अगली पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि ये इतना वेटेज नहीं रखती है, ठीक है। तो थोड़ी सी खुशी की बात है, इतना वेटेज नहीं रखती है, मतलब इसके आने के चांसेस कम रहते हैं, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्या पता बाय द वे पूछ लिया जाए। तो बाय द वे पूछ लिया जाए इसलिए पढ़ लेते हैं। बाकी जो होता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती है कि ये आ जाएगी। ये पार्टी आने के चांसेस कम है क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो गई, ये पार्टी आती है। फिर बीएसपी की भी कम चांसेस हैं। इसके बाद ये हम देखते हैं, ये पार्टी आने के चांसेस कम है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फिर भी ये जो होता है जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी से टूट के बनी है, आईएनसी से टूट के बनी है। देखो इसके वेटेज इसलिए मैं कह रहा हूं कम है क्योंकि ये वेटेज देखो ना तो ये पूछी गई है बहुत ज्यादा, और क्यों नहीं पूछी गई है? क्योंकि ये कोई खास रूलिंग में नहीं दिखती है हमें ना, जो चीज हमें खास रूलिंग में नहीं दिखती उस चीज को पूछने के चांसेस भी उतने ही रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। अब जब कोई रूल ही नहीं कर पाएगा तो उसके बारे में क्या ढंग से पूछा जाएगा, सही बात है। अब हम लोग देख लेते हैं आईएनसी के बारे में। आईएनसी जो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये पार्टी टूटी थी और बनी थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूट के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनी थी। अच्छा, कांग्रेस का मतलब मैं आपको बता दूं तो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में कांग्रेस आता है, फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस आता है। कांग्रेस का मतलब होता है बेटा ग्रुप्स ऑफ पीपल ना। तो ग्रुप्स ऑफ पीपल जो होता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल जो होता है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है वो इंडियन जो है ग्रुप्स ऑफ पीपल, कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब एक संगठन, लोगों का संगठन, उसे कहा है कांग्रेस बेटा। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेते हैं। जो एनसीपी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये 1999 में बनी थी और किससे टूट के बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। जब जो है वही अभी हम बताते हैं ये क्यों टूटी थी, तो अभी आपको रीजन समझ में आ जाएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये रटना नहीं है, 1999 में आपको समझा देता हूं।
तो अभी समझिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूट के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनी थी और उसके फाउंडर कौन थे बेटा? शरद पवार थे। शरद पवार जो है ये आगे आए थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अब ये एक नई पार्टी बनाएंगे। तो शरद पवार बनाए थे। तो रीजन क्या था स्प्लिट का? तो रीजन स्प्लिट का ये था कि ये चाहते थे कि जो शरद पवार थे और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे, वो चाहते थे, कांग्रेस के वो मेंबर चाहते थे कि जो गवर्नमेंट रूल करे, जैसे मान लीजिए जो गवर्नमेंट को चलाए ना, जो सबसे टॉप पोजीशन पे हो, जो गवर्नमेंट को चलाए, वो कम से कम इंडियन बॉर्न सिटीजन हो। इंडियन बॉर्न सिटीजन हो, उनका कम से कम इतना डिमांड था कि हमारे भारत को जो चलाए, हमारे भारत को जो पूरे देश को चलाए, वो कम से कम इंडियन बॉर्न सिटीजन हो, वो इंडियन बॉर्न सिटीजन हो। यही इनका रीजन था। और इंडियन बॉर्न सिटीजन, सोनिया गांधी जो है वो इटालियन बॉर्न थी। सोनिया गांधी आई थी चलाने और सोनिया गांधी इटालियन बॉर्न थी बेटा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कम से कम ऐसा चाहते हैं कि कोई इंडियन बॉर्न सिटीजन हो और वो गवर्नमेंट को चलाए। इस वजह से इन्होंने, और ऐसा हुआ नहीं तो इन्होंने क्या किया, अपनी पार्टीज को तोड़ लिया और उन्होंने यहीं से इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक एनसीपी नाम की पार्टी बनाई, जिसे कहा गया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और शरद पवार इसके फाउंडर थे। और ये इतनी बातें समझ में आ गई। इसकी आइडियोलॉजीज की बात करते हैं बेटा। इसके सिंबल्स जानते हैं क्या है? क्लॉक है, घड़ी है, घड़ी इसका सिंबल है, घड़ी इसका सिंबल है। और ये महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी में है। चलिए, रूलिंग मतलब ये जो था महाराष्ट्र में रूलिंग में आई थी, अभी नहीं है, ठीक है। अब जो है आइडियोलॉजीज की बात करते हैं। ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। डेमोक्रेसी आपको समझ में आ गया। सेकुलरिज्म को प्रमोट करती है, यानी कि धर्म का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। इक्वलिटी यानी कि लाइबरलिज्म को प्रमोट करती है, समानता रखेंगे, वही बात हो गई। फिर फेडरलिज्म को प्रमोट करती है। फेडरलिज्म का मतलब सेंट्रल स्टेट के बीच में बेस्ट रिलेशन रखेंगे, वो है। फिर गांधी के विचारों को फॉलो करती है, जैसे गांधी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, तो ये भी जो होता है उन्हीं सब बातों को मानती है। तो गांधीज्म को प्रमोट करेंगे। फिर सोशल जस्टिस मतलब समाज के प्रति जो होता है हम अपना न्याय करेंगे, समाज के प्रति न्याय करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई अमीर हो और गरीब हो, और गरीब अमीर की गलती हो तो हम गरीब के ऊपर थोप देंगे, ऐसा नहीं करना है। हम समाज के जो होता है के प्रति जो है अपना जो क्या बोलते हैं न्याय रहेगा, वो समाज के प्रति रखेंगे। कभी भी हम जातिवाद पैसे को लेकर जो होता है न्याय नहीं करेगी हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट जो है समाज के प्रति जो होता है न्याय करेगी, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कोलिजन। यूपीए का कोलिजन है बेटा। इसका कोलिजन जैसे इंडिया जो होता है, बीजेपी का कोलिजन क्या है? बीजेपी का कोलिजन है एनडीए जो होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो जो होता है इसका कोलिजन था। और इसका कोलिजन जो है आपका जो होता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का कोलिजन क्या है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का कोलिजन है बेटा यूपीए है। यूपीए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। वर्किंग फील्ड की बात करते हैं। वर्किंग फील्ड का मतलब ये मेजर पार्टी है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में ही वर्किंग में अच्छी खासी दिखती है। उसके बाद ये मेघालय में भी है, मणिपुर में भी है और असम में भी अपनी पार्टीज को फैलाई हुई है। बट ये वर्किंग फील्ड महाराष्ट्र में ही है। अच्छा, 4 स्टेट में रहेगी तभी तो नेशनल पार्टी बनी है। तो ये जो होता है मेघालय, मणिपुर और असम में भी अपनी पार्टीज को फैलाई हुई है। बट वन मेजर जो होता है ये महाराष्ट्र में ही हमें देखने को मिलती है। इतनी बातें हो गई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं अपनी अगली पार्टी के बारे में। हमारी अगली पार्टी है सीपीआई। उसके बाद हम लोग सीपीआईएम के बारे में पढ़ेंगे। सीपीआई और सीपीआईएम काफी रिलेट करती है दोनों पार्टीज एक दूसरे से, तो दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक पार्टी बनेगी बहुजन समाज पार्टी। इसमें देखो सीपीआई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीपीआईएम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूलिंग में आई थी काफी अच्छा ना। तो अभी ये होता है आपको सीपीआई पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना, लेकिन सीपीआईएम पे कंसंट्रेट करना है। तो सीपीआईएम हम अच्छे से देखेंगे और सीपीआई जो होता है पढ़ लेते हैं, क्योंकि आ सकता है ये भी, क्योंकि कोई हम लोग पेपर तो बनाने वाले नहीं, हम लोगों को पता रहेगा यही आएगा, तो इसलिए आप पढ़ लेते हैं इसे भी, लेकिन सीपीआईएम पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। तो इतनी बातें होगी, मतलब इस तरीके से आपको पता चलता रहेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं ज्यादा पढ़ना है ना। चलिए बात करते हैं सीपीआई की। बात करते हैं सीपीआई जो होता है सबसे पहली बार 1925 में बनी थी। 1925 में ये सीपीआई पार्टी जो है, सीपीआई मतलब ये सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसी से टूट के बनी है ना। तो सीपीआई देखते हैं सबसे पहले। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई बनी थी जो होता है 1925 में। 1925 में सीपीआई पार्टी बनी थी और इसके फाउंडर कौन थे? एमएन रॉय थे। एमएन रॉय जो होता है सीपीआई के फाउंडर थे। सीपीआई 1925 में बनी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि 1925 में बनी है। और किसके कौन उसके फाउंडर थे? जो होता है एमएन रॉय थे। एमएन रॉय थे। इतनी बातें समझ में आ गई। इसका सिंबल बेटा क्या है? सिकल एंड जो होता है एंड्स ऑफ रॉक। इसका मतलब यह है कॉल, सॉरी सिकल एंड ऑफ कॉल। इसका मतलब यह है कि एक हंसिया बनाएंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर जो है आप इससे कट करता हुआ दिखा देंगे, कट करता हुआ दिखा देंगे, इस तरीके से कट करता हुआ दिखा देंगे। ये कॉर्न है, तो कॉर्न को कट करता हुआ आप यहाँ दिखा देंगे, तो कॉर्न को कट करता हुआ आप दिखाएंगे, ये इसका सिंबल हो जाएगा। कॉर्न को कट करते हुए आप जो होता है हंसिये से दिखा देंगे, ये इसका सिंबल हो जाएगा। इसकी आइडियोलॉजीज की बात कर लेते हैं हम। आइडियोलॉजीज क्या है? आइडियोलॉजीज इसकी मार्क्सिज्म है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले मार्क्सिज्म थोड़ा समझाता हूँ। मार्क्सिज्म वैसे पूरी की पूरी विचारधारा है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स आपकी एक पूरी विचारधारा है, उसी को कहा जाता है मार्क्सिज्म। अब इनकी विचारधारा क्या थी मैं आपको संक्षेप में समझाऊं। इनका विचारधारा ये थी कि जब लोग उस समय कैपिटलिज्म बढ़ रहे थे, कैपिटलिस्ट बढ़ रहे थे, यानी कि
जब अमीर लोग अमीर होते चले जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अमीर को उठा के फेंक दो और खुद इंडस्ट्रीज पे राज करो, यानी कि अमीर को अमीर ना बनने दिया जाए, अमीर और गरीब में कोई ज्यादा समानता ना रहे, मतलब असमानताएं ना रहे, सब लोग अमीर रहे या सब लोग एक बराबर कैटेगरी में रहें। तो यही होता है मार्क्सिज्म कहलाती है। मार्क्सिज्म का मतलब ये लोग, मार्क्सिज्म विचारधारा जब भी आप कही जाएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि ये लोग कैपिटलिस्ट को अपोज करते हैं, मतलब कैपिटलिस्ट को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जैसे कोई अमीर बन रहा है तो अमीर बनता चला जा रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। जैसे मैंने कह दिया कि अगर 1 करोड़ हो इतना रुपया आप टैक्स दोगे हमें, तो गवर्नमेंट में आप टैक्स दे दिए तो बढ़ कहां रहे हो ना। इस तरीके से इन्होंने कहा कि हम मार्क्सिज्म विचारधारा पे काम करेंगे, यानी कि हम लोग अमीर को और अमीर नहीं बनने देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अमीर को बनने से रोकेंगे, जिसकी वजह से जो पैसा है वो गरीबों में बटेगा, ठीक है। तो गरीबों तक जाएगा और गरीब भी अमीर होते चले जाएंगे। तो ये मार्क्सिज्म की विचारधारा थी बेटा। उसके सेकुलरिज्म आप पढ़ चुके हैं, धर्म का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे, ठीक है। उसका डेमोक्रेसी आप पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है बेटा कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो है ये लोग स्वतंत्रता पे काम करेंगे, डेमोक्रेसी पे काम करेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये अपोज करते हैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म को। तो सोशलिज्म क्या है और कम्युनिज्म क्या है? देखो, सोशलिज्म और कम्युनिज्म भी बड़ा आसान सा है। तो सोशलिज्म का मतलब होता है कि हम लोग देश को बंटने नहीं देंगे। जैसे इंडिया से पाकिस्तान बटा हुआ, बांग्लादेश बटा हुआ है ना, तो उसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि हम देश को बंटने नहीं देंगे। धर्म के बेसिस पे देश को नहीं बंटने देंगे, कंट्री को नहीं बंटने देंगे। आप इतना याद रखेंगे कि कंट्री को नहीं बंटने देंगे, उसे कहा जाएगा सोशलिज्म। और जब जो होता है कम्युनिज्म का मतलब होता है सोसाइटी को नहीं बंटने देंगे बेटा, सोसाइटी, ठीक है। ये जो होता है दोनों वर्ड हैं। जब हम धर्म के नाम पे कंट्री को नहीं बंटने देंगे तो उसे कहा जाएगा सोशलिज्म, और धर्म के नाम पे जब जो होता है सोसाइटी को नहीं बंटने देंगे तो उसे कहा जाएगा कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म को अपोज करते हैं, यानी कि ये लोग कहते हैं कि हम धर्म के नाम पे कभी भी आपको कंट्री को नहीं बंटने देंगे और जो होता है धर्म के नाम पे कभी सोसाइटी को बंटने नहीं देंगे। ये इतनी बातें हो गई। उसके दिन की वर्किंग फील्ड की बात कर लेते हैं। इनकी वर्किंग फील्ड कहां पर है? केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में इनका वर्किंग फील्ड है, यानी कि ये यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन इनकी पार्टी काफी टूटती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये पार्टी नक्सलवादियों की पार्टी थी, ये नक्सलवादी को सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से अब ये पार्टी पूरी तरीके से टूट रही है। ये पार्टी अब टूटती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि ये पार्टी जो है काफी नक्सलवादियों को सपोर्ट करती थी। तो इतनी बातें इनके बारे में हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए इतनी बातें बहुत है इनके बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के बारे में। इसे इतना आएगा 3 नंबर में आप लिखेंगे तो भरपूर है। अब हम लोग समझते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के बारे में। सीपीआईएम सीपीआई से टूट के बनी थी। इसी 1925 वाली पार्टी से टूटी थी। और कब टूटी थी? 1964 में टूटी थी और बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से टूट के। और इसका जो होता है सिंबल क्या बेटा? इसका सिंबल है, देखो इसका सिंबल था कि एक हंसिये से जो होता है कौन को काटते हुए, इसका सिंबल है हंसिया और एक हथौड़ा और प्लस जो होता है एक छोटा सा चांद ना, एक छोटा सा तारा। तो जो होता है हंसिया और हथौड़ा और एक छोटा सा तारा, तो ये होता है इनका सिंबल हो जाता है। इनकी आइडियोलॉजीज की बात करते हैं तो आइडियोलॉजी बेटा सबसे पहले तो इनकी आइडियोलॉजी सब सेम है। जैसे ये आइडियोलॉजीज थी वैसे इनकी भी आइडियोलॉजीज, यही सब आइडियोलॉजीज इनकी भी हैं। लेकिन इनकी आइडियोलॉजीज कुछ और भी है। जैसे 2 आइडियोलॉजी ने बनाया कि हम लोग पुअर्स को सपोर्ट करेंगे, यानी कि गरीबों को जो होता है सपोर्ट करेंगे। जब गरीब खेत में करने वाले गरीब किसान हो, चाहे वो गरीब जो होता है वर्कर्स हो, फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, उन्होंने कहा कि हम पुअर्स को सपोर्ट करेंगे, सारे पुअर्स को सपोर्ट करेंगे। फिर जो होता है अपोज कैपिटलिज्म, यानी कि मार्क्सिस्ट विचारधारा। इसीलिए तो इसकी पार्टी का नाम ही जो होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इसका जो होता है एम लगाया गया। मार्क्सिस्ट विचारधारा को तो अब ये लोग सपोर्ट करेंगे, तो अपोज कैपिटलिज्म ही मार्क्सिस्ट कहलाती है। तो कैपिटलिज्म को अपोज ये लोग करेंगे, खुल के करेंगे। उसके बाद बात करते हैं रूलिंग की बात करते हैं। इसकी रूलिंग बड़ी जबरदस्त है यार, पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाई हुई है। इसकी रूलिंग 1977 से लेकर 2011 तक। कब से? 1977 से लेकर 2011 तक वेस्ट बंगाल में रूल की हुई है, 34 साल तक लगातार। ये लॉन्गेस्ट रूलिंग पार्टी बेटा, लॉन्गेस्ट जो होता है, ये जो होता है गवर्नमेंट फॉर्म की लॉन्गेस्ट रूलिंग पार्टी है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो होता है सबसे ज्यादा जो होता है लगातार रूल की हुई पार्टी है। लॉन्गेस्ट रूलिंग पार्टी पूरे वर्ल्ड में जो होता है 34 साल तक रूल की हुई है। अभी तक पूरे जो होता है पूरे वर्ल्ड में किसी पार्टी ने 34 साल तक लगातार रूल नहीं किया, अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म में है तो, ठीक है। ये जो होता है 1977 से 2011 तक वेस्ट बंगाल में 34 साल तक रूल की हुई, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट होता है डेमोक्रेटिक रूलिंग पार्टी है पूरे वर्ल्ड में होता है। और उसके बाद 30 साल तक इसने रूल किया त्रिपुरा में अकेले, 34 साल तक वेस्ट बंगाल में रूल किया और वही 30 साल तक रूल किया है त्रिपुरा में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी 30 साल तक रूल की हुई थी, उससे नहीं रूल कर पाई थी, उसके बाद टूट गई थी। फिर बाद में आई अलग की बात है, बट उसके बाद टूट गई थी और 30 साल इसने त्रिपुरा में भी रूल किया है। उसके बाद इसकी वर्किंग फील्ड की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और केरल, ये मिजोरम, ये मेजोरिटी में है, ठीक है, ये मेजोरिटी में, यानी कि इसने यहाँ पर मेजोरिटी में रूल किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं
देखते हैं राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, ये जो होता है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पर इसने माइनॉरिटी में रूल किया। मतलब यहाँ पर ये मेजर में दिखती है आपको, अच्छा खासा लड़ती हुई दिखती है। यहाँ पर 2-4 सीटें जो होता है निकालती हुई माइनॉरिटी में लड़ती हुई दिख जाएगी। तो इसके बारे में इतनी बातें हो गई, दोनों के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें आप सीपीआईएम के बारे में फोकस करिएगा। इसके बाद अब एक पार्टी और बचती है, उसे पढ़ लेते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। तो हमारी अगली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी के बारे में देख लेते हैं। थोड़ी सी बातें, बीएसपी जो होता है काफी वेटेज नहीं रखती है, काफी वेटेज रखती है ऐसा नहीं कहने वाला हूं, काफी वेटेज नहीं रखती है, मतलब वेटेज नहीं रखती है कुछ खास ना। तो बीएसपी जो होता है कुछ खास वेटेज नहीं रखती है। आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे ध्यान देना है, आपके बीजेपी पे ध्यान देना है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस होता है, एआईटीसी पे ध्यान देना है, फिर होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट पे ध्यान देना है। इन 4 पार्टीज पे आप ध्यान रख के पढ़िएगा अच्छे से। बाकी थोड़ा बहुत सबके बारे में देखते हैं, क्योंकि बाय द वे कोई भी पूछा जा सकता है हमसे ना। हम लोग देखते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बीएसपी के बारे में। तो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो है वो काशीराम के द्वारा बनाई गई थी। इसके फाउंडर कौन हो गए बेटा? काशीराम हो गए, काशीराम हो गए। और आज रूलिंग में जो होता है मायावती है। तो मायावती वन ऑफ द बेस्ट मेंबर है इस पार्टी के। इस पार्टी का बेस्ट मेंबर कौन है? मायावती है, और काशीराम इसके फाउंडर हो गए। ठीक है, इसकी आइडियोलॉजीज की बात करते हैं। आइडियोलॉजी जो होता है ये सपोर्ट करती है, जो होता है एंड सिक्योर करेगी बहुजन समाज को सपोर्ट करेगी और सिक्योर करेगी। इसका कहना ऐसा है, इसका कहना ऐसा है कि जो बहुजन समाज है उन्हें मैं सपोर्ट करूंगा और सिक्योर करूंगा, मतलब बचा के रखूंगा, मतलब इसे उठाऊंगा, उसका डेवलपमेंट करूंगा। तो बहुजन समाज में आते कौन कौन से बेटा? दलित आते हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं और माइनॉरिटी पीपल्स आते हैं। यानी कि जैसे हो गए ट्राइब्स हो गए ना, जो जनजातियां होती हैं वो सब जो होता है एससी में आती हैं, और जो होता है आपके एससी कास्ट वाले भी आते हैं, फिर एसटीज आते हैं, फिर माइनॉरिटी पीपल्स आते हैं बहुत सारे, और दलित आते हैं। जो गरीब किसान है, गरीब लोग है, सॉरी गरीब किसान नहीं, गरीब लोग है, उनको जो होता है ये पार्टी जो है सिक्योर करेगी और सपोर्ट करेगी। इस पार्टी का कहना ऐसा है। अब बात करते हैं इसकी रूलिंग की। रूलिंग बेटा देखो 2007 से लेकर 2007 से 2012 के बीच में 5 साल तक सिर्फ उत्तर प्रदेश में आज तक ये रूल कर पाई है, उससे ज्यादा ये रूल नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश में एक बार रूल की थी, और उसी समय इसने यूपी, एमपी, यूके और जो होता है पंजाब, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो होता है, उत्तराखंड, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे एरिया से इसने अपना जो है 6% का जो है वो वोट वाला क्राइटेरिया पूरा किया था। तो इस तरीके से इसने अपने आप को नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करवा लिया। बट ये पार्टी सिर्फ एक बार रूलिंग में आई है, उसके बाद रूलिंग में ये नहीं आ पाई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक बार रूलिंग में आई थी। ये कब आई थी? 2007 से लेकर 2012 तक जो था उत्तर प्रदेश में एक बार रूलिंग में आई, उसके बाद ये रूलिंग में नहीं आ पाई थी। लेकिन इसने अपना इन चारों स्टेट, 5 स्टेट में जो है अपना दबदबा बना के एक बार जो होता अच्छा खासा निकाल ले गई थी, और उसके वजह से इसने अपने स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी के रूप में इसने अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा दिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़। ठीक है, इस तरीके से इन स्टेट्स में इसका कार्य इस फील्ड, वर्किंग फील्ड है, यहां से ये लड़ती हुई पार्टी दिखाई देती है आपको। तो इतनी बातें इन सब पार्टीज के बारे में हो गई। इस पार्टी ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें से 3 नंबर के ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं। अब देखिए बेटा, जो है वो मैं आपको बताता हूं ताकि आप उन पे इंपॉर्टेंस लगा सकें। मैंने आपको कितने पार्टीज बताए? 4 पार्टीज बताई जो इंपॉर्टेंट थी। उन 4 पार्टीज को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ढंग से पढ़ लीजिएगा। बाकी इन पार्टीज को आप देख सकते हैं, ताकि इससे क्या हो कि आपको कम पढ़ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा आपके बेटर मार्क्स आए। उसके बाद अब हम अगली जो लेक्चर करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग जो होता है स्टेट पार्टीज पढ़ेंगे, फिर स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या है पॉलिटिकल पार्टीज में, और चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। ये इतनी टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में। जैसे पहला लेक्चर मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी तरीके से ये वाला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बाद वाला, इसमें से भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 2 लेक्चर आप जरूर देखिएगा। इससे जो होता है आप जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, ताकि जो है ये 3 नंबर में अगर आने वाला है तो आप उसे 3 नंबर के लिए ज्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करके अच्छा खासा 3 नंबर ले लें। तो इतनी बातें हो गई इन सबके बारे में। तो पढ़ाई करते रहिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।